जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बच्चों, अभी रिसेंट में ही पॉलिटिकल साइंस का आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है, यानी कि फाइनल एग्जाम कह सकते हो, वार्षिक परीक्षाएं कह सकते हो 2022-23 के लिए, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें मॉर्निंग का यानी कि जनरल शिफ्ट का पेपर है आपका 15 फरवरी को, ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है आपका 16 फरवरी को, यानी कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये पेपर ऐसा पेपर है जिसमें पिछले 10 साल के जो एनुअल पेपर हैं उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके पॉलिटिकल साइंस के फाइनल एग्जाम में, ठीक है बच्चों। और ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे इससे मैं आपको कंप्लीटली हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए थोड़ा सा पेपर के पैटर्न की तरफ ध्यान देते हैं। टाइमिंग हमारी जो है वो रहेगी 3 घंटे की, और मैक्सिमम मार्क्स टोटल हमारे होने वाले हैं 80, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामान्य निर्देश की। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे बच्चों 30। हालांकि आपका जो पेपर है उसमें जो सेक्शन होते हैं ना, ए बी सी डी, ये बताया नहीं है, लेकिन ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन वैसे हैं, जिसमें से सेक्शन नंबर जो ए रहेगा आपका, इसमें टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक एक मार्क्स के 12 एमसीक्यू, ठीक है बच्चों। फिर सेक्शन जो आपका बी रहेगा, इसमें आपके 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन है, 13 से लेके 18 तक, ठीक है। सेक्शन सी जो रहेगा, इसमें आपके 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, 19 से लेके 23, ठीक है। और सेक्शन डी जो है, इसमें आपका एक गद्यांश वाला 4 मार्क्स का एमसीक्यू है, फिर आपका जो कार्टून वाला है एक, उसका 4 मार्क्स का एमसीक्यू है, और एक चित्र वाला जो है उसमें आपका एक 4 मार्क्स का एमसीक्यू है। और सेक्शन नंबर जो ई है बच्चों, इसमें आपके 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। जी हाँ बच्चों, 6 मार्क्स के 4, और 6 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन में आपको एकांतिक विकल्प यानी कि चॉइस भी मिलने वाली है। बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ कि इस वीडियो का ये जो हम सैंपल पेपर अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशन का पार्ट नंबर जो 1 है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और पार्ट 1 में हमने टोटल जो है वो 12 तो एमसीक्यू कर लिए थे अपने, ठीक है। और 2 मार्क्स के हमारे जो 6 क्वेश्चन थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 एंड 13 से 18, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 का लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, या फिर आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, उसमें आपको जो है लिंक है वो वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। पार्ट 1 का ये जो हमारा पार्ट 2 रहेगा, इसमें हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे, और 6 मार्क्स वाले जो हमारे क्वेश्चन है हम इसे भी देख लेंगे। आप सभी बच्चों से एक मेरी जरूर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है वो आपकी अराउंड आज की जो है ना वो कम से कम 1 घंटे की होगी, ठीक है। लेकिन इस 1 घंटे में 4 नंबर वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्न और जो एमसीक्यू होंगे उनकी तैयारी आपके आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी करवा दूंगा। बस करना क्या है, आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले का जो हमारा पार्ट नंबर 1 था बच्चों, उसमें हमने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, 12 जो हमारे एमसीक्यू थे। फिर पार्ट नंबर जो सेक्शन नंबर बी था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने ये भी कर लिए, ठीक है। आज जो हमारा मेन काम है, जो मेन हमारा क्वेश्चन है, वो शुरुआत होगा सेक्शन नंबर सी से, ठीक है, 4 अंकीय प्रश्नों के बारे में। ओके, आर यू रेडी फॉर योर बेस्ट स्टडी। अच्छा, एक चीज और, कहीं मैं बीच में आपसे कहना ना भूल जाऊं, आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपको आपके पॉलिटिकल साइंस के ऑफिशियल फाइनल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से अपना पेपर देके आना, जितना हो सकता था हमारी तरफ से आपके लिए तैयारी हमने अच्छी करवाई है। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट है, बेस्ट विशेष हैं, और साथ ही में थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न हमारे सामने बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता बताइए। यानी कि कोई भी राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पे कोई कंट्री है, ठीक है ना। तो कोई भी कंट्री जो है वो धर्मनिरपेक्ष कब बनती है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब। देखो बच्चों, धर्मनिरपेक्ष शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है धर्म और दूसरा है निरपेक्ष। यानी कि जब ये दोनों दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जहां पे किसी एक धर्म, एक भाषा, एक जाति, एक संस्कृति को ना अपनाया जाए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों का होना, ठीक है, सभी धर्मों का समान सम्मान होना, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं किसी एक राज्य की, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की कई विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता बच्चों ये है कि यह राज्य या फिर राज्य की जो सरकार है वह किसी भी धर्म को आधिकारिक यानी कि
कानूनी तौर पे मान्यता नहीं देगी। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म को कोई कानूनी मान्यता नहीं देगी कि भाई हमारे देश का ये एक कानूनी धर्म है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इजराइल है, इजराइल में एक कानूनी धर्म है जिसे हम बोलते हैं यहूदी। पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि मुस्लिम एक ऐसा धर्म है, ठीक है ना। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, बल्कि सभी को समान माना जाता है। वो बात अलग है कि हिंदू आबादी ज्यादा है, ठीक है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य में होता क्या है कि सर्वधर्म समभाव की अवधारणा महत्व, यानी कि सर्वधर्म समभाव यानी कि जिसमें सभी धर्मों को समाहित किया जाता है, वो अवधारणा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य में देखने को मिलती है, ठीक है। धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना तथा विवाद सुलझाना, यानी कि ऐसा होता है कि राज्य जो है वो धर्म में इंटरफेस नॉर्मली नहीं करेगा, लेकिन जब बात ये आ जाएगी कि दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म को क्या करेंगे, आपस में विवाद करेंगे, ठीक है, जिससे आम लोगों को नुकसान पहुंचेगा, तब यहाँ पर जो राज्य है वो हस्तक्षेप करेगा, ठीक है ना, विवादों को सुलझाने के लिए। ओके, किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज करना चाहिए, यानी कि कोई भी जो कंट्री है उससे भी किसी भी धर्म के साथ में अपना गठजोड़ नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी धार्मिक समूह के साथ में जैसे आरएसएस है, ठीक है, या फिर जो भी धार्मिक समुदाय हैं उसके साथ में अपना संबंध नहीं रखना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा इससे ये लगेगा, जैसे कोई धार्मिक संस्था है आरएसएस है, तो लोगों को लगेगा यार ये तो हिंदू से जुड़ गए, अब हमारा धर्म तो मतलब जो है वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि हमेशा किसी भी राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे लक्ष्यों व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वंचनाओं से आजादी को महत्व दें। यानी कि एक जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसका सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो ये होना चाहिए कि राज्य में शांति फैले, राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे, सभी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म का भी पालन कर सकते हैं। अगर धर्म के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है, जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, लोग उस धर्म को चेंज नहीं करना चाहते तो भी चेंज करवा रहे हैं, तब राज्य इसमें इंटरफेस करेगा, ठीक है। भेदभाव होता है तो भी इंटरफेस कर सकते हैं। ओके, धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच में अंतर स्पष्ट होना चाहिए, तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित होगी। यानी कि एक होती है धार्मिक संस्था, हिंदू मुस्लिम की अपनी अपनी अलग धार्मिक संस्थाएं हैं, तो ऐसे में राज्य का अपना जो सरकार का रवैया है और धार्मिक संस्थाओं को जो अपना रवैया है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखना चाहिए जैसे जो राज्य है वो धर्म का सहारा लेके लोगों पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बातें हैं और यही विशेषताएं भारत बेसिकली खुद ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो उसमें देखी जा सकती है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 एकदम इजी वे में आपको समझ में आगे आ चुका होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख लेंगे कि राइट द फीचर्स ऑफ सेकुलर स्टेट। तो एक सेकुलर स्टेट्स की क्या क्या बेसिकली फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है कि नो रिलीजन हैज बीन गिवन ऑफिशियली, ठीक है ना, रिकॉग्नाइजेशन बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद में बाकी आप पॉइंट जैसे देखो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप क्या करो कि आप ना इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर लो और इसे समझ लो, ठीक है ना। देखिए हिंदी में तो मैं आपको समझा देता हूँ और रही बात इंग्लिश में आपको एक आंसर की वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि भारत में अपनाई गई चुनावी जो प्रणाली है, जो चुनाव प्रणाली भारत ने अपनाई हुई है, आपको इसका वर्णन करना है, ठीक है भाई। तो हम सभी को पता है भारत में कौन सी चुनावी प्रणाली अपनाई गई है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली अपनाई गई। तो आइए एक एक करके समझते हैं क्या है ये। देखिए इस प्रणाली में क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में सबसे अधिक वोट जिसके पास होते हैं वही विजेता बन जाता है, फिर चाहे वोट का अंतर एक ही क्यों ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं दो पार्टियां लड़ी ए और बी और टोटल वोट है 101, तो ऐसे में अगर बी पार्टी को मिले हैं 51 वोट और ए पार्टी को मिले मात्र 50 वोट, तो हमारे देश की प्रणाली ये कहती है कि जो बी वाला बंदा रहेगा बेशक से एक वोट ज्यादा उसे मिला है, ये विनर कहलाएगा और ये फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है ना। तो ये बात है और आप अच्छे तरीके से समझ गए ना ये क्या होती है। फिर ये है कि देश के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे मान लो भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। अब 28 स्टेट्स को क्या करेंगे, ये अलग अलग डिफरेंट पार्ट में तोड़ देंगे, यानी कि निर्वाचन के लिए। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल एरिया मैंने यूपी का, तो यूपी को ये कुछ कुछ एरिया के हिसाब से 10 से, ठीक है ना, 10 से लेके 20 भागों में, 30 भागों में इस तरीके से डिवाइड कर देंगे और छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र बन जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस एरिया में आप जहां पे रहते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई जहां पे भी रहते हैं, तो उसी के ठीक 2 से 3 किलोमीटर
2 से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही दूसरा चुनाव क्षेत्र, दूसरा निर्वाचन क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इस प्रणाली में जो देश होता है, ठीक है, उसको छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, ठीक है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा, चाहे निर्वाचन क्षेत्र कितना भी बड़ा हो, ठीक है। मान लेते हैं टोटल पूरे भारत में कितने होंगे, 545 होंगे, और 545 से मात्र एक ही एक जो है वो चुना जाएगा। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो मतदाता होता है, हम जो लोग होते हैं जो वोट देने जाते हैं, वो किसे देते हैं, किसी प्रत्याशी को देते हैं, जैसे कि भाजपा, कांग्रेस, अन्य जो पार्टीज है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि उसका जो प्रत्याशी होता है, उसका नाम होता है, फोटो होता है, चुनाव चिन्ह होता है, तो हम उसको वोट दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको किसी कांग्रेस को वोट देना है, तो आप क्या करते हैं, अपना जो वोट है वो हाथ वाले साइन पे देके आ जाते हैं। आपको भाजपा को देना है तो कमल वाले वोट पे साइन देके आ जाते हैं। आपको आम आदमी पार्टी को वोट देना है तो आप जो है अपना अंगूठा या फिर जैसे वोट देते हो प्रक्रिया जो होती है वो आप झाड़ू पे करके आ जाते हैं। तो यही चीज होती है, ठीक है। और नॉर्मली उस बंदे को जानते भी आसान तरीके से। एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि देखो, देश में चाहे कितने विवाद होते रहे, लेकिन जब तक सरकार मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं बनेगा। इसीलिए जब भी चुनाव की बात आती है तो सभी के सभी सामाजिक वर्ग एक साथ होकर चुनाव जीतते हैं, ठीक है ना। वो मतलब अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है भाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो हमारी प्रणाली है, ये एक स्थायी सरकार बनाने का हमें मार्ग देती है, और साथ ही संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर भी प्रदान करती है, ठीक है। एकदम सिंपल सा, यानी कि इस प्रक्रिया से क्या होता है, एक स्थायी सरकार बनती है, सिंपल सा, ठीक है भाई। तो कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। और रही बात इसके पॉइंट्स की, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसी तरह से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के तो यहां से देख लेंगे कि डिस्क्राइब द इलेक्टोरल सिस्टम अडॉप्टेड इन इंडिया। तो कौन सा है, द सिस्टम ऑफ विनिंग विद द मोस्ट वोट्स, ठीक है। अब क्या कैसे ये काम करता है, क्या इसकी मेन जो विशेषता है, ABCDEFG, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आता है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। ये प्रश्न एक तरीके से आप भी अपनी तरफ से कर सकते हैं, बाकी मेन आंसर जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न हमारे सामने ये है कि प्राकृतिक असमानता और जो समाज जनित असमानता होती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। असमानता तो आप सभी को पता है कि जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है, उनको कुछ अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसमें एक होती है प्रकृति के आधार पे, एक होती है समाज के द्वारा जिंदा की गई। तो वो क्या होती है ये हमें समझना, ठीक है। अब क्या होती है भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक असमानता। तो ये जो प्राकृतिक असमानता होती है, इसमें होता कुछ यूं है कि लोगों की जन्मजात विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। यानी कि प्राकृतिक असमानता कैसे होती है, ये लोगों की जन्मजात होती है, ठीक है। जैसे कि कोई काला है, कोई गोरा है, किसी का दिमाग शार्प माइंड होता है, किसी का हाफ माइंड होता है, यानी कि कुछ ज्यादा पढ़े लिख जाते हैं, कुछ ज्यादा पढ़े लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। और ये प्राकृतिक विभिन्नता ऐसी होती है जिसे आप बदल भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लेते कोई बंदा ज्यादा ही कुपोषण का शिकार है, ठीक है, किसी का कोई किसी की 6 उंगली निकल जाती है पैर की, ठीक है। हालांकि वर्तमान का साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी विभिन्नताएं होती हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद में लोगों में ये उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा, उनसे अलग चयन के कारण पैदा होते हैं। यानी कि लोग जो होते हैं प्रकृति के आधार पर ही वो अच्छे पढ़ने वाले बनते हैं, ठीक है। प्रकृति के आधार पर वो काले गोरे बनते हैं, कोई मोटा पतला बनता है, ठीक है। किसी की आंख नहीं होती, किसी का कान नहीं होता, किसी का हाथ पहले से खराब होते हैं, घुटना किसी का खराब होता है। तो ये क्या होता है, इसे आप बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ 1-2% चांसेस है कि साइंस की मदद से आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्राकृतिक असमानता। लेकिन जो समाज जनित असमानता होती है, ये बेसिकली कैसी होती है, जिसे समाज ने पैदा किया हो, जो हम लोगों ने ही पैदा किए। जैसे समाज में अवसरों के असमानता होने से अथवा किसी समूह का दूसरे के शोषण किए जाने से पैदा होती है। यानी कि देखो, जब हम बात करते हैं कि समाज में जो भी अवसर है वो सभी लोगों को मिलने चाहिए, तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन अवसरों की असमानता कब फैलेगी, तब फैलती है जब किसी एक समूह के द्वारा दूसरे का शोषण कर लिया जाए। मैं आपको बताता हूँ, एक समूह है, एक ये ए समूह है और एक ये बी समूह है। तो ए समूह थोड़ा ताकतवर पैसे वाला है, बी समूह थोड़ा गरीब है। अब ए समूह जैसे कोई अवसर आया तो ये बी समूह का शोषण कर लेगा, उसे दबा देगा कि भाई तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे लायक नहीं है, ये हमारे लिए बना है। वैसे में क्या हुआ कि ये जो असमानता है वो समाज ने उत्पन्न की है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई। फिर अगला है कि समाज में लोग बौद्धिक कार्य करने वालों को शारीरिक कार्य करने वाले से अधिक महत्व तथा लाभ एवं सम्मान देते हैं। यानी कि जैसे कोई टीचर है, ठीक है, कोई अध्यापक है,
और वहीं कोई एक शादी क्रम करने वाला बेलदार बन रहा है, ठीक है ना। तो हम सामाजिक लोगों की मानसिकता ये है कि जो पढ़े लिखने वाला बौद्धिक कार्य करेगा, जैसे नेता लोग, अध्यापक वगैरह, तो इससे ज्यादा सम्मान देते हैं। वही शादी क्रम करने वाला, बेलदारी फैक्ट्री में काम करने वाला, उसे हम कम सम्मान देते हैं, कम लाभ देते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए औरतों को अनादिकाल से यानी कि पुराने टाइम से ही अबला कहा जाता रहा है। अबला यानी कि उन्हें कमजोर समझा जाता रहा है, ठीक है ना। ये बातें हैं, हमें ये बस घर में काम करने के लिए बनी, ऐसा है। जैसे अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति थी, यही समाज ने जन्मी थी, ठीक है ना। वहाँ के जो बेसिकली श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे, उन्होंने जन्म दिया था इसको, तो ये चीज है, ठीक है। तो प्राकृतिक असमानता क्या होती है बच्चों, और समाज जनित असमानता क्या होती है, आई होप आप समझ गए। ओके, चलिए अब बात करेंगे इंग्लिश में। एक्सप्लेन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सोशल जनरेटेड इनइक्वालिटी। तो नेचुरल कैसी होती है भाई, इस संबंध में आप ये 3 पॉइंट पढ़ सकते हैं। देखिए इजी इजी से पॉइंट है, एकदम छोटे छोटे से। के बाद में सोशली जो जनरेटेड इक्वलिटी होती है, दोज क्रिएटेड बाय ओनली ऑन सोसाइटी। तो कैसे करती है ये आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है भाई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा गया बच्चों हमसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यानी कि जो न्यायपालिका है, जब ये स्वतंत्र रहेगी तो कैसे कार्य कर सकती है, या फिर किसको इंटरफेस नहीं करना चाहिए न्यायपालिका के कामों में, तो वो चीजें हमें बता रही, ठीक है। तो आइए समझते हैं, एक ही बार में पूरा आंसर आपको दिखा देता हूं। उत्तर में लिखेंगे न्यायपालिका, जो कि न्याय करने की एक सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, संविधान का तीसरा अंग है, इसीलिए इसकी स्वतंत्रता निम्नलिखित तरीके से सुनिश्चित की जाती है, की जा सकती है। कैसे? सबसे पहले तो यह इसकी योग्यता की। कैसी योग्यता भाई, कि यदि किसी भी बंदे को न्यायाधीश बनना है, उसे जज बनना है, तो जज बनने के लिए उसे पॉलिटिकल वगैरह की जानकारी हो या ना हो, डज नॉट मैटर, लेकिन उसे वकालत का अनुभव होना जरूरी होता है, कानून का अनुभव होना जरूरी होता है। बाकी मैटर नहीं करता वो उसे पॉलिटिकल ज्यादा पता है या नहीं, ठीक है ना। लेकिन लॉ यदि पता है, कैसे किस आधार पे कैसे सजा देनी है, ठीक है, कैसे न्याय करना, अगर ये पता है तो वो न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। साथ ही विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में बाधा ना पहुंचाए। देखो संविधान के 3 अंग है, एक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता तभी बन पाएगी जब विधायिका यानी कि जो भी सांसद वगैरह होते हैं, कार्यपालिका यानी कि जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह, ये न्यायपालिका के कार्य में बाधा ना पहुंचाए, तभी न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ठीक है। न्यायपालिका ने जो भी निर्णय लिया है, ठीक है, इस निर्णय में कोई भी सरकार का व्यक्ति बाधा ना पहुंचाए। ओके, न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं, इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, किसी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का, या फिर किसी भी पार्टी के किसी खास सदस्य का कोई भी दबाव न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे नहीं होना चाहिए, तभी न्यायाधीश स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करेंगे, ठीक है। न्यायपालिका जो होती है, जैसा कि हम सभी को पता है, ये देश के संविधान, लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखो न्यायपालिका कैसे काम करती है, देश के संविधान के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। और ये लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। कैसे? क्योंकि जब भी संघीय मामले में, केंद्र के मामले में, राज्य के मामले में विवाद होता है तो ये सुलझाती है, ठीक है। और ये जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए, ताकि कोई राजनीतिक लोगों के प्रति, ठीक है। सरकार के किसी भी अंग का कोई भी व्यक्ति यदि न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। यानी कि न्यायपालिका को यदि लगता है कि उसने जो बातें कही, ठीक है, उसके जो सिद्धांत है, उसको कोई ठेस पहुंचा रहा है, ठीक है, न्यायपालिका ने कोई कानून लागू, बेसिकली कुछ जैसे कानून लागू होता है तो विवाद में सुलझाया, कुछ चेंज किया, तो ऐसे में अगर उसको कोई नहीं मानता तो न्यायपालिका उसे दंडित भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। कौन सा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी तरीके से अब हम इसे देखेंगे इंग्लिश में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी से आप क्या समझते हैं? हम भाई बहुत कुछ समझते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं जो कि हम समझते हैं, यहाँ पे पढ़ लेंगे। ओके, नाउ अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में बच्चों कि भारतीय तथा अन्य देशों में नागरिकता प्राप्ति के किन्हीं 4 तरीकों का उल्लेख करो। यानी कि भारत देश में या फिर जो अन्य देश होते हैं, अन्य कंट्री होती है, इसमें नागरिकता प्राप्ति के 4 जो तरीके हैं, उसका आपको उल्लेख करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म के द्वारा, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे आप चाहे तो भूमिका में लिख सकते हैं नागरिकता की क्या विशेषता होती है। आइए समझते हैं। देखो नागरिकता का जन्म के द्वारा का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि यदि कोई व्यक्ति तथा उसके जन्म के समय उसके माता पिता यदि भारत के नागरिक हैं, तो जो उनसे बच्चा जन्म लेगा
उसे ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और अधिकांश भारतीय इसी से रिलेटेड है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो दो बंदे हैं, ठीक है, ए और बी, ये दो बंदे हैं, ये भारत में ही रहते हैं और इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। अब जो इनसे बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, इनसे जो बच्चा जन्म लेगा उसे किसी खास प्रक्रिया की जरूरत नहीं है नागरिकता प्राप्ति करने के लिए, बस यही जरूरी है कि उसके माता पिता भारतीय हैं, तो जन्म के साथ ही उसे ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जहां पे ऐसा नियम है, ठीक है। दूसरा नियम है बच्चों पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा इसका मतलब ये है कि जब कोई कंट्री का बंदा यदि भारत की या फिर अन्य किसी कंट्री की जो नागरिकता वो पाना चाहता है, तो वो आवेदन करता है कि हमें आपकी जो है वो नागरिकता चाहिए। और यदि कंट्री को ये लगता है कि भाई ये गैर कानूनी तरीके से भारत में नहीं घुसा है, ठीक है, और ये प्रवासी नहीं है, तो हम इसे नागरिकता दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, आप सभी को पता होगा कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और बांग्लादेश नया देश बना था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारी कंट्री और भारत के विभाजन के समय बहुत सारे लोग भारत में आ गए थे, ठीक है। तो उन्हें भारत ने गैर कानूनी और अप्रवासी बताया था, इसीलिए नागरिकता ज्यादातर को नहीं दी गई थी, ठीक है। अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो जो असम एरिया है, ठीक है, असम में एक संगठन है जिसका नाम है आसू, ठीक है, संगठन का नाम है आसू। ये संगठन ना 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, तो उससे जो लोग असम में आ गए थे, तो मतलब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश नया देश बना था, उससे जो लोग यहाँ पे आ गए थे उसके खिलाफ यहाँ पे ये आंदोलन चलाते रहते हैं, ठीक है, कि भाई ये गैर कानूनी अप्रवासी इन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, और भारत ने ऐसा किया भी है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। फिर तीसरा जो यहाँ पे आ जाता है बच्चों, संपत्ति खरीदना। कई सारी ऐसी कंट्रीज है बच्चों जिसने ये कह रखा है कि अगर आप हमारे देश में इन्वेस्ट करते हो, एक बहुत बड़ी संपत्ति खरीदते हो, तो आप हमारे आर्थिक जो स्थिति है उसमें हमारी मदद कर रहे हो, इसलिए हम आपको नागरिकता दे देंगे। जैसे कि ब्राजील, पेरू, मेक्सिको, ऐसे 3 कंट्री और भी होंगी, लेकिन मेनली 3 है जहां पे ये नियम देखा जा सकता है, ठीक है। अब चौथा है सरकारी नौकरी। बेसिकली कई कंट्री का ये नियम है कि यदि कोई विदेशी वहां सरकारी नौकरी कर लेता है, तो उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई भारतीय बंदा है, ठीक है, कोई भी भारतीय बंदा, ये ए पर्टिकुलर भारत का बंदा है, अब ये इंग्लैंड चला जाता है सरकारी नौकरी करने के लिए, और उसे इंग्लैंड में सरकारी नौकरी मिल भी जाती है, तो अब उसे जो है इंग्लैंड की नागरिकता ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। हाँ, वो बात अलग है, वो चाहे ले या ना ले, ठीक है, लेकिन अगर मिल रही है किसी दूसरे की कंट्री की नागरिकता, कोई क्यों छोड़ेगा, ठीक है, ये चीज आ जाती है। फिर आता है बच्चों पांचवा, भूमि विस्तार द्वारा। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है कि जैसे मान लेते हैं हुआ क्या था कि जब भारत आजाद हुआ था, ठीक है, कब, 1947 में, उस समय क्या था कि नए नए जो भूभाग लाइक जैसे गोवा हो गया, दमन दीव, पांडिचेरी, सिक्किम, ये उस समय भारत के पूर्ण राज्य नहीं थे, ठीक है, तो इसीलिए उस समय हम इन्हें भारतीय नहीं कहते थे। लेकिन जब ये धीरे धीरे भारत में मिलने लगे, ठीक है, तो इसमें ये नया भूभाग जुड़ गया, और नए भूभाग जुड़ने की वजह से ये जो स्टेट्स हैं इनकी जनता को भारत की नागरिकता मिल गई थी। और आज भी भारत का एक अनुच्छेद है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, 1 से 4 के बीच में, आई थिंक अनुच्छेद नंबर 2 है, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन दूसरा है कि यदि भारत चाहे तो इसमें जिस भी राज्य को किसी भी दूसरे देश की सीमा को अगर अपने भारत में मिलाना चाहता है तो वो मिला सकता है, बट उसे वहां के जो नागरिक है उसे भारत की नागरिकता देनी, ये बात है, ठीक है। यानी कि भारत चाहे तो अपना भूमि विस्तार अभी भी कर सकता है, ठीक है ना, ये चीज है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आ गया कि भारतीय तथा अन्य देशों में नागरिकता प्राप्ति के कई तरीके हैं, जन्म के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, संपत्ति खरीदने के द्वारा, सरकारी नौकरी, भूमि विस्तार, और भी बहुत सारे तरीके मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि कई जगह पे होता है विभाग के द्वारा, ठीक है, और कई बार तो ये होता है कि अगर आप उस देश की यदि कोई खास विद्वानों में से एक बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, तो भी आप जो है नागरिकता आपको मिल सकती है, बहुत सारे तरीके, ठीक है। 4 मैंने सिंपल सिंपल से जो हो सकते हैं ना वो आपको बता दिए। मेंशन एनी 4 मेथड्स ऑफ सिटीजनशिप कॉपी इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो बाय बर्थ आप ले सकते हैं, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, बाय गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बाय लैंड एक्सपेंशन के, ठीक है, और बाय मैरिज है, और बाय जो विद्वान था वो वाला बात है, ठीक है भाई। आगे समझ में 25 मिनट में, सॉरी 24.5 मिनट में हमारे 4 नंबर के, ठीक है, 4 नंबर के जो 5 क्वेश्चन थे ये हमने कंप्लीट कर। अब आता है बच्चों हमारा अनुभाग नंबर डी, ठीक है। अनुभाग नंबर डी है बेसिकली पैसेज वाला एमसीक्यू, कार्टून वाला एमसीक्यू और पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा 24 गद्यांश वाला एमसीक्यू, ठीक है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए।
4। पहले हम इसे पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। प्रश्न हमारे सामने ये है, गद्यांश जो वो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को केवल अनुप्राणित करने वाला स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार, ठीक है, अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। वर्तमान परिभाषाएं कितने उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण, यानी कि ये राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं को हमें यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके प्रश्नों को देखें। प्रश्न हमारे सामने ये है कि नागरिकों को तर्क संगत ढंग से सोचने, सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को आंकने का प्रशिक्षण देना किसका उद्देश्य होता है, यानी कि एक नागरिक को तर्क संगत सोचने का, सामाजिक राजनीतिक घटना जो होती हैं उनका सही से आकलन करने अपने अकॉर्डिंग, ये क्या किसके द्वारा होता है, किसका उद्देश्य होता है? राजनीतिक सिद्धांत का, आर्थिक सिद्धांत का, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का, या फिर सामाजिक न्याय के सिद्धांत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका होता है राजनीतिक सिद्धांत का। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले मूल्य कौन कौन से, यानी कि जो राजनीतिक जीवन होता है इसको अनुप्राणित करने वाले मूल्य कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर आपको इसी में ही मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता, न्याय। ओके, तो मेन कौन से हैं हमारे हैं स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो हमारा जो है वो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड जाता है, राजनीतिक सिद्धांत किसको आंकने का प्रशिक्षण है? ठीक है ना, किसको आंकने का प्रशिक्षण है बच्चों? अभी हमने देखा था राजनीतिक सिद्धांत किसे आंकने का प्रशिक्षण है बच्चों, ये देखिए सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को आंकने का प्रशिक्षण है कौन? राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करने के लिए किन किन राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखा जाता है? यानी कि मौजूदा जो परिभाषाएं, अगर हमें इसे स्पष्ट करना है तो ऐसे कौन कौन से राजनीतिक चिंतक हैं, किस टाइप के, जिसको केंद्र में रखा जाता है? क्या वर्तमान के हैं, क्या आर्थिक क्षेत्र के हैं, भूतकाल यानी अतीत के हैं, या फिर अतीत के भी हैं और वर्तमान के भी हैं? तो अब आप समझ गए आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अतीत और वर्तमान के प्रमुख राजनीतिक चिंतक। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, 24 पहला जो था गद्यांश वाला एमसीक्यू, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, वो यहां से देख लेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, अब ये आपका एक पैसेज दिया हुआ है, इसी पैसेज से बेस्ड आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं रखने वाला। क्वेश्चन है, whose purpose is the trained citizen to think rationally to judge social political events? ठीक है, whose purpose, किसका ये पर्पस है बेसिकली? तो ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ऑप्शन ए। ठीक है, what were the values that animate political life, that is freedom, equality and justice? And third, what does political theory train to judge, that is social and political events? Okay, and then which political circles are kept at the center to clarify the existing definitions to major political thinkers of past and the present of our days life? Okay, now अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 प्रश्न जैसे ही आपने देखा होगा बड़ा मजा आने वाला है, चित्र वाला क्वेश्चन है, कार्टून वाला क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त कार्टून में व्यक्तियों से घिरा हुआ व्यक्ति कौन सा है? ठीक है, यानी कि कार्टून में आपको ये जो एक व्यक्ति दिख रहे हैं, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जो आपको दिख रहे हैं, ये कौन है? क्या नाम है भाई इनका? ठीक है, तो आप सभी को पता है ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है बच्चों? ये है जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है बच्चों? ये जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, सेकंड, उपयुक्त कार्टून में किस समस्या को दर्शाया गया? तो आपकी किताब का चैप्टर नंबर 7 है ये, जिसमें नए राज्यों की मांग को दर्शाया गया। ठीक है, नए राज्यों की मांग को, और वो भी किस आधार पे? भाषा के आधार पे। ठीक है ना, किस आधार पे? भाषा के आधार पे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषा के आधार पे राज्य पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? यानी कि भाषा के आधार पे राज्य पुनर्गठन किया जाएगा, इसके लिए एक आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो हम सभी को पता है कब हुई थी,
ये हुई थी 1953 में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसने अपनी जो रिपोर्ट थी, ठीक है, मैं लिख के भी बता देता हूँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो कब सौंपी थी, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, तब आप बताएंगे 1956 में। कब सौंपी थी बच्चों, 1956। तो इस तरीके से आपको दोनों समझ में आ गए कि पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है और रिपोर्ट कब ये पेश करता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किस तरह की स्वायत्तता की मांग उठी है, तो वित्तीय स्वायत्तता भी है, प्रशासनिक स्वायत्तता भी उठती है, नए राज्यों की मांग की भी उठती है। यानी कि मतलब क्या हुआ, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से पहले इस कार्टून को आप चाहे दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेंगे ये जवाहरलाल नेहरू जी, ये आसपास जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों की, नए राज्यों की मांग हो रही है, और बाकी जो दो क्वेश्चन थे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाई चुका हूँ। ठीक है भाई, कौन व्यक्ति है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। कौन सी समस्या है, नए राज्यों की समस्या है। पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, 1953 में। स्वतंत्रता की मांग उठती है, सारी आ जाती हैं। इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में देख सकते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन सबसे पहले आपका ये बनेगा कि हु इज द पर्सन साउंडेड बाय पर्संस इन द अबव कार्टून, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, व्हिच प्रॉब्लम इज depicted in the above cartoon, demand for new states. Okay, when was the state recognition commission established for the state recognition on the basis of language, 1953, and report कब ये सौंपता है, तो 56. how did the demand for autonomy arise in the Indian federal system, all of the above. ओके बच्चों, आ गया समझ में अच्छे तरीके से। आगे बात करते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। 26 को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आंसर देना है। और ये है एक चित्र। चित्र किसका है बच्चों, ये आपके जो सेकंड बुक है रानी सिद्धांत की, उसका जो सेकंड चैप्टर है स्वतंत्रता वाला, उसमें जो आदर्श के रूप में जो दो आत्मकथाएं हैं उसका नाम है यहाँ। ठीक है, अब देखिए दो क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त चित्र में दर्शाई गई स्त्री का नाम लिखो। तो यहाँ पे आप देखेंगे नाम क्या लिखा हुआ है, आंग सैन सू की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त चित्र में दर्शाई गई स्त्री को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था। तो आप सभी को पता है नजरबंद करके कहाँ रखा गया था, जैसे भारत में, म्यांमार में, इंग्लैंड में या फिर पाकिस्तान। तो नजरबंद करके रखा गया था इनको म्यांमार में। ठीक है, और इनके जो पति थे वो कहाँ पे बीमार पड़े थे, इंग्लैंड में। ठीक है, अगर पूछा जाए इस क्वेश्चन के स्थान पे कि इनके पति का संबंध किससे था, तो इंग्लैंड कंट्री से। ओके, उपयुक्त चित्र में दर्शाई गई स्त्री की पुस्तक का नाम बताइए। तीसरा क्या है, उपयुक्त चित्र में दर्शाई गई स्त्री की पुस्तक का नाम बताओ। तो पुस्तक यानी कि क्या है, यह फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम फियर का मतलब हो गया फ्रीडम फ्रॉम फियर है, यानी कि ए राइट हो जाएगा। लेकिन फ्रीडम फ्रॉम फियर का हिंदी मतलब होता है भय से मुक्ति। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब एक चीज, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका की नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ओके, क्वेश्चन फोर्थ हमारे सामने ये है कि उपयुक्त चित्र में दर्शाएगी स्त्री के लिए किसके विचार प्रेरणा के स्रोत रहे थे। ठीक है, यानी कैसे कौन से व्यक्ति के विचार थे जिनके विचार इनकी प्रेरणा के लिए स्रोत रहे थे, नेहरू जी के, नेल्सन मंडेला के, अरस्तु तथा प्लेटो के, या फिर गांधी जी के अहिंसावादी विचार। तो ये विचार थे बच्चों गांधी जी के अहिंसावादी विचार। ओके, आ गया समझ में आप सभी को। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि चित्र में दर्शाई गई स्त्री का नाम क्या है, तो आंग सैन सू की है। उपयुक्त चित्र में दर्शाई गई स्त्री को नजरबंद करके कहाँ रखा गया, तो म्यांमार में। स्त्री की पुस्तक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, ऑप्शन सी राइट है। उपयुक्त चित्र में स्त्री जो है उसके विचार किसके प्रेरणा के स्रोत हैं, किससे, तो गांधी के अहिंसावादी। ओके, इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं इस तरीके से। ये आपका है क्वेश्चन है हमारे सामने, ये है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द वुमन शो इन द अबव पिक्चर। उसका नाम क्या है, आंग सैन सू की। ओके, वेयर वाज द वुमन शोन इन द अबव पिक्चर कीप्ड अंडर हाउस अरेस्ट, दैट इज म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके, एंड what was the name of the book the woman shown in the above picture, that is both freedom from fear. Okay, whose thought were the source of inspiration, thoughts were inspiration of for the woman shown in the above picture, तो वो कौन है, वो है गांधीज नॉन वायलेंस आइडियाज। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपके 4 मार्क्स के 3 जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू वाले, ठीक है ना, इनको भी हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से कवर कर लिया। ओके, आइए देखते हैं सेक्शन नंबर ई को। तो सेक्शन नंबर ई है
6 अंक के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम समझेंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जो मैंने पेपर नंबर जो डाला था आपका 2, ठीक है, पेपर नंबर 2 में हमने ये जो ई वाला जो हमारा पार्ट था, इसमें जो हमने 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, टोटली अगर हम कहें तो मतलब कि 8 क्वेश्चन किए। तो इस पेपर में हमने क्या किया है, उन 8 में से 4 क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। बाकी जो नए 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं 6 नंबर के, वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बाकी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है, तो इसलिए अभी 2 सैंपल पेपर और आएंगे, मोस्टली सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने ये है कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसके क्या प्रावधान थे ये हमें समझ। ठीक है, तो भाई बहुत सारे प्रावधान थे। लाइक में सबसे पहले ये बता देंगे कि ये बेसिकली थे क्या क्या। ठीक है, तो सन 1992 में संसद के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया, लेकिन पूर्ण तरीके से लागू होना जो था वो 1993 में लागू हुआ। ठीक है, अब ये जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन है, ये जुड़ा हुआ है गांव के स्थानीय शासन से। किससे? गांव का। और 74वां है शहर नगर पालिका के संबंध। ठीक है, इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्थाओं की संस्थाओं से है और इसमें कई प्रावधान किए गए थे। ठीक है, सबसे पहला प्रावधान क्या था? सबसे पहला प्रावधान था स्थानीय शासन की प्राथमिक रूप से संरचना। यानी कि पहला प्रावधान ये रहा कि जो स्थानीय शासन रहेगा वो एक पिरामिड रूप में रहेगा, जिसमें से सबसे ऊपरी पायदान पे जिला पंचायत रहेगी, सबसे ये हेड मानी जाएगी स्थानीय शासन की। दूसरे स्तर पे रहेगी ब्लॉक समिति पंचायत, ब्लॉक प्रखंड पंचायत कह सकते हो, तालुक पंचायत कह सकते हो, और तीसरे पायदान पे सबसे नीचे रहेगी ग्राम पंचायत। इस तरीके से जिला स्तर पे और गांव स्तर पे जो पंचायत है वो अच्छी तरीके से, जो शासन है वो अच्छे तरीके से चल पाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात की गई इसकी चुनाव की। तो पंचायती राज संस्थाएं जो हैं, इनका चुनाव 3 स्तर के जो चुनाव है वो कौन करेगा? सीधा का सीधा हम आम लोग, हम जनता ही करेगी। और हर निकाय की अवधि कितनी होगी? कम से कम 5 साल। ठीक है ना, 5 साल एकदम डायरेक्ट है। ओके, फिर बारी आती है आरक्षण की। तो बेसिकली ये 73 संविधान संशोधन के तहत जो 1992 में पारित हो गए, 93 में लागू हुआ, इसमें यह कहा गया कि स्थानीय शासन के जो तीनों निकाय हैं, जिला, प्रखंड और ग्राम सभा, ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की जानी चाहिए इनके लिए, कम से कम 1/3 सीटें। ठीक है, और ये हुआ भी, और इसका फायदा आज ये हुआ है कि महिलाएं आज सरपंच के पद पे कार्य कर रही है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है, उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें बेसिकली आरक्षण दिया गया है। साथ ही अगर प्रदेश की सरकार चाहे तो ओबीसी वगैरह को भी आरक्षण दे सकती है, ये प्रदेश की सरकार पे डिपेंड। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ विषयों का स्थानांतरण किया गया। कैसे भाई? कैसे? इस तरीके से कि इस संविधान के संशोधन के तहत तकरीबन 29 विषय स्थानीय शासन को दे दिए गए, जिस पर वो काम करेंगे। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त यहाँ पे लागू किया गया। प्रदेशों की सरकार के लिए जरूरी था राज्य चुनाव आयुक्त। क्यों? ताकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी ये उठा सके, जिसके लिए चुनाव आयोग को इंटरफेस करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए जब भी आपसे पूछा जाएगा ना एमसीक्यू में कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका चुनाव कौन करता है, तो याद रखिएगा जो राज्य चुनाव आयुक्त होता है वो करता है, हालांकि चुनाव आयोग नहीं करेगा। ठीक है, राज्य वित्त आयोग क्या था? बेसिकली प्रदेशों की सरकार के द्वारा हर 5 वर्ष में एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाया जाए, जिससे कि मौजूदा स्थानीय शासन की संस्थाएं जो उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया जा सके। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल से ये है एक पिरामिड रूपी संरचना। फिर चुनाव कैसे होना है, आरक्षण की बात आ जाएगी, विषयों का स्थानांतरण हो गया, राज्य चुनाव आयुक्त की बात आ गई और राज्य वित्त आयोग की बात आ गई। ठीक है, सिंपल सिंपल सा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका स्पष्ट करो। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा आंसर दिखा दूंगा। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका क्या होती है? ये जनता के द्वारा चुना जाता है, इसीलिए देश का संचालन करता है। ठीक है, ये बेसिकली जब अपनी पद की शपथ ग्रहण करता है तभी मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आती है। तो ये मंत्रिपरिषद के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। बेसिकली यही तय करता है भाई कि मेरी मंत्रिपरिषद जो है इसमें कौन कौन से लोग मंत्री होंगे और किस मंत्री को किस हिसाब से पद देना है, कौन सा स्तर देना है, कौन सा मंत्रालय देना है, ये कौन तय करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री एक तो मंत्रिपरिषद को हैंडल करता है, दूसरी ओर प्रशासन में क्या हुआ, कैसे कानून लागू किए गए, इसके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो एक बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अगर वो बहुमत खो देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो, या फिर त्यागपत्र भी दे देता है, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी और दोबारा से चुनाव होते हैं। ठीक है,
और इसीलिए ये लोकसभा का नेतृत्व भी करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और 91 में संविधान संशोधन हुआ था, मतलब 91वां 91वां संविधान संशोधन था। इसमें ये बताएगा कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो राज्यों की विधानसभा या फिर लोकसभा जो होती है इसकी कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें बताई गई और यही बातें आ जाती हैं प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका का। ठीक है भाई, ये प्रश्न तो वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी सोचा आपको समझा ही देता हूँ, जिन्होंने उस वीडियो में नहीं समझा हुआ इसमें तो समझ। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो क्या है वो भाई आप इजीली देख लेंगे कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं 73rd के। तो सबसे पहला आता है प्राइमेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, उसके बाद इलेक्शंस की बात आ जाती है, फिर आती है रिजर्वेशन की बात। ठीक है, रिजर्वेशन के बाद में आ जाता है ट्रांसफॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स, क्या ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये सारी चीजें। ओके, अब इसी संबंध में आ जाता है हमारा इंग्लिश में दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन दी गवर्नमेंट। तो क्या इसका रोल है भाई, रोल तो बहुत सारे हैं, जैसे हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है, एलोकेशन ऑफ मिनिस्टर्स का यही करता है। ठीक है, एडवाइजिंग करता है, ये एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। लीडर होता है एक तरीके से मेजोरिटी पार्टी का, लीडरशिप करता है लोकसभा का एंड 90% आ जाता है। ओके भाई, कंप्लीट आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 28 कि राष्ट्र के बारे में प्रस्तुत की गई विभिन्न मान्यताओं को स्पष्ट करो, यानी कि राष्ट्र के बारे में जो बातें प्रस्तुत की गई, मान्यताएं प्रस्तुत की गई वो हमें बताना। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के बारे में सबसे पहली मान्यता है बच्चों साझी विश्वास, यानी कि एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब तक उसके सदस्यों का यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं। यानी कि एक देश का अस्तित्व जो वो तभी बना रहेगा जब वो आपस में ये मानेंगे कि हम जुड़े हुए हैं। जैसे मान लेते हैं भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो लोगों में ये साझा विश्वास की कमी थी। क्यों भाई, क्योंकि उन्हें ये लगता था जब ये अगर कुछ भी हुआ गलती से तो ये अलग देश पाकिस्तान बना लेंगे, इसलिए वो अलग भी हो गया। लेकिन आज भारत में साझा विश्वास है कि हाँ भाई हम कभी अलग नहीं होंगे, एक ही जैसा विश्वास है। ठीक है ना, उसके बाद बारी आती है इतिहास की। इतिहास हमें ये बताता है कि व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, उनके अंदर एक स्थायी पहचान की भावना होती है कि भाई हम, जैसे भारत है तो भारत हमारा राष्ट्र है, भारत ने हमें भारतीय पहचान दी हुई है और देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करने वाली किवंतियों, स्मृतियों, ऐतिहासिक इमारतें जैसे कि लाल किला, ठीक है, महात्मा गांधी जी का नोट पर फोटो, ठीक है, और बहुत सारी जो लड़ाइयां हुई हैं उनकी जो लिखित कृतियां हैं ऑफिशियली उनकी रचनाएं, ये सभी हमें अपने इतिहास का बोध कराती हैं और राष्ट्रवाद की जो भावना होती है उसे और मजबूत बनाती है। ठीक है, तीसरा आ जाता है बच्चों भू क्षेत्र। इसका मतलब ये है कि किसी भू क्षेत्र पर काफी हद तक साथ साथ रहना एवं उससे संबंधित साझे अतीत की स्मृतियां जन साधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभव कराती है। जैसे कोई भूभाग को हम क्षेत्र, मातृभूमि या पितृभूमि कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप वर्तमान में किसी भी एरिया में रहते हैं, लाइक आप यूपी में रहते हैं, बिहार या हरियाणा में रहते हैं, एग्जाम्पल के मैंने यूपी ले लिया है, तो यूपी के जिस भी गांव में, जिस भी घर के आसपास में जो भी आपका घर है वहां पे आप रहते हैं, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप जो है आप बाहर यहाँ के नागरिक नहीं है, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भू क्षेत्र की भावना गलत हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश में जो भी बंदा वहां पे सालों से रहता हुआ, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उससे उसका जुड़ाव हो जाता है, उससे अतीत का पता चलता है, उसकी स्मृतियों का पता चलता है, वो अपनी जो सामूहिक पहचान है उसका अनुभव करता है कि हाँ भाई ये मेरी जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे दादा परदादा उनके दादा परदादा रहते हुए आए, इसलिए ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी पितृभूमि है। ठीक है, ये बात है। उसके बाद में फिर बात आती है यहाँ पे साझे राजनीतिक आदर्श। क्या बात आती है, साझे राजनीतिक आदर्श की। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि राष्ट्र के सदस्यों का ना एक साझा दृष्टि होती है। साझा दृष्टि का मतलब कि वे एक ही जैसा सोचते हैं, वे एक ही जैसा राज्य बनाना चाहते हैं। जैसे कि एक जो हमारा राज्य, जो देश है, वो लोकतंत्र रहेगा, धर्मनिरपेक्षता वाला रहेगा, उदारवाद रहेगा, जिससे कि सभी व्यक्ति और देश भी साथ साथ में अपना विकास करेगा। ठीक है, किसी को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है नहीं। ओके, फिर है साझी राजनीतिक पहचान। लोगों का ये मानना है कि भाई राज्य के बारे में ना साझी राजनीतिक पहचान जो है ये व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि समान भाषा, जातीय वंश परंपरा जैसी राजनीतिक पहचान ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा होना है ना। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो राष्ट्र के बारे में विभिन्न मान्यता प्रस्तुत की है, उसके बारे में साझी विश्वास, इतिहास, भूक्षेत्र, साझे राजनीतिक आदर्श और साझी राजनीतिक पहचान। ओके, फिर इसी में बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या था कि समानता किसे कहते हैं तथा समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं,
लेकिन फिर भी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। समानता किसे कहते हैं? बेसिकली समानता को हम ऐसे कह सकते हैं कि समाज में किसी भी व्यक्ति, वर्ग, जाति, देखो समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं उस व्यक्ति के साथ में आप वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, रंग, क्षेत्र, धर्म या फिर आर्थिक स्तर के आधार पे आप उसके साथ में भेदभाव नहीं करेंगे और यही समानता कहलाती है। ठीक है, दो तरीके होते हैं समानता को बढ़ावा देने के। सबसे पहला होता है औपचारिक समानता की स्थापना। इसका मतलब ये होता है कि असमानता फैली होती है इसलिए क्योंकि समाज में कुछ लोगों को क्या होते हैं, विशेष अधिकार मिले होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस सिद्धांत के अंतर्गत हमें इनको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, भारत में अवसर जो है, अवसर जो है भारत में वो बहुत सारे हैं, लेकिन समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि कुछ ऐसे रीति रिवाज है जो लोगों को अवसर पाने से रोकते हैं। जैसे कि औरतें जो हैं, कहीं भी संविधान में ये नहीं कहा गया है कि इन्हें उत्तराधिकारी एवं शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कहीं पे ये भी नहीं कहा गया है कि गरीबों को मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन लोग ऐसा करते हैं कि नहीं लेने देते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली रीति रिवाज है, ठीक है ना। भारतीय संविधान ने जाति, नस्ल, धर्म, धन, लिंग आदि के आधार पर यदि भेदभाव होता है तो उसके लिए कड़े से कड़े कानून बना रखे हैं एवं ये कहा है कि भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। ठीक है, तो औपचारिक समानता की स्थापना इस तरीके से की जा सकती है। ओके, दूसरा आता है बच्चों विभेदक बर्ताव के द्वारा समानता। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये समानता का जो सिद्धांत है इसको औपचारिक रूप से और ज्यादा मजबूत करता है। कैसे? देखो, कभी कभी क्या होता है, सरकार को ये देखने के लिए कि जो अवसर, जो अधिकार उन्होंने नागरिकों को दिए हुए हैं, क्या नागरिक उनका सही रूप से उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं, उनके साथ अलग बर्ताव करना जरूरी होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने अधिकार दे रखा है लोगों को घूमने का, पार्क में आने जाने का, तो ऐसे में जो विकलांग लोग हैं इनके लिए पार्क में या सार्वजनिक जो जगह होती है इन पे ढलान वाली सीढ़ियां बना देनी चाहिए जिससे कि इनका व्हीलचेयर आसानी से उतर पाए। ठीक है, इसी तरीके से कॉल सेंटर में काम करने वाली जो महिला है, इसे रात के टाइम सुरक्षा चाहिए होती है जब घर आ रही होती है ऐसे में। ठीक है, तो कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला के साथ में थोड़ा सा अच्छा विशेष बर्ताव करने के साथ में हम इस सिद्धांत को और मजबूत कर सकते हैं और समानता स्थापित कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात है। तो समानता को स्थापित करने के दो सिद्धांत है, औपचारिक समानता की स्थापना करना और विभेदक बर्ताव के द्वारा। अब इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे इंग्लिश में। जस्टिफाई द वेरियस अजम्पशंस प्रेजेंटेड अबाउट द नेशन। तो सबसे पहले बच्चों अजम्पशन कौन लिखता है, सेड बिलीव्स, फिर आता है हिस्ट्री एंड देन उसके बाद में आ जाता है टेरिटरी या फिर बाउंड्री कह सकते हो, शेड पॉलिटिकल आइडियल्स एंड कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ओके, एंड देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इक्वालिटी एंड हाउ इक्वालिटी कैन बी प्रमोटेड। तो इक्वालिटी का मीनिंग जो है वो आप यहां से पढ़ लेंगे एंड इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए दो पार्ट है। एक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया हमारा 3 पॉइंट में, एंड उसके बाद में फिर आता है इक्वालिटी बाय डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है ना, तो ये सारी बातें। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में पूछा गया बच्चों कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण बताएं, यानी कि भारतीय संविधान के जो एकात्मक लक्षण है जो ये दर्शाते हैं कि भारत मात्र एक ऐसा देश है जो इसमें ये विशेषता है, तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो बहुत सारे हैं भाई। जैसे सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 8 पॉइंट है, एक साथ बताऊंगा। सबसे पहला एकहरी नागरिकता है, यानी कि एकात्मक लक्षण में क्या आ जाता है, सबसे पहला एकहरी नागरिकता। इसका मतलब बच्चों ये है कि भारत ने अपने राज्यों, अपने नागरिकों को एकहरी नागरिकता दे रखी है। दैट मीन्स कि भारत में आप 28 राज्यों में कहीं पे भी रहें आपको बोला भारतीय ही जाएगा। आप भारत से अन्य किसी कंट्री में चले जाएं दूसरे में, आपको बोला भारतीय ही जाएगा। ठीक है, साथ ही जो शक्ति विभाजन है इसमें संघ यानी कि केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया गया है और राज्य को थोड़ा सा कम, क्योंकि केंद्र के ऊपर पूरी कंट्री की जिम्मेदारी होती है, यानी कि वर्ल्ड अफेयर्स को भी समझने की जिम्मेदारी होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, यानी कि चाहे केंद्र की सरकार की बात आ जाए फिर राज्य की सरकार की बात आ जाए, इन दोनों के लिए अगर कोई विवाद होता है, कुछ भी बात होती है, तो इसके लिए एक ही संविधान है, वो है भारत का संविधान। ठीक है, केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे संविधान ने ये बेसिकली विशेषता है कि उसने ये अधिकार दे रखा है किसे, भारत की केंद्र सरकार को, कि यदि वो चाहे तो राज्यों की सीमा में नाम, राज्यों की सीमाओं के नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है, इसका मतलब यह है कि भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें किसी का भी बस नहीं चलेगा, उसके ऊपर कोई भी नहीं होता है, अगर है तो वो खुद स्वयं संविधान है जिसने ये अधिकार दिया। ठीक है, आपातकाल के समय
केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि राज्य में तो आपातकाल लग जाएगा तो राज्यों में तो पूरी प्रक्रिया ठप हो जाएगी, इसीलिए केंद्र को मजबूत माना जाता है। ठीक है, आपातकाल के समय। ओके, राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि एकता का लक्षण ये दर्शाता है कि राज्य जो होता है इसमें राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार के माध्यम से राज्यपाल को नियुक्त करता है, जिससे कि एकात्मकता और बढ़ जाती है। ठीक है, एकाधिक प्रशासकीय व्यवस्था है, जैसे कि बहुत सारे अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये हैं भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। ओके भाई, आ गया समझ में? ये हैं कुछ भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। रही बात इनको एक्सप्लेन करने की, तो मैंने आपको समझा दिया, आप कर ही लेंगे आसान तरीके से। ठीक है, अब अथवा में प्रश्न आ जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं, यानी कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है इसको बनाए रखने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो भाई एक नहीं दो नहीं, बहुत से प्रावधान किए गए, जिसमें से सबसे पहला प्रावधान किया जाता है योग्यता के बारे में, कि योग्यता होने के लिए क्या जरूरी है, न्यायाधीश बनने के लिए आपको वकालत या फिर ज्ञान जो कानून होता है इसका विशेषज्ञ होना है। ठीक है, और साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो मैन अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो कभी जरूरत पड़ती है तो मुख्य न्यायाधीश से या फिर अन्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है कि भाई तुम बताओ किसे चुनना चाहिए। ठीक है, फिर इसके पद की सुरक्षा की गई है। पद की सुरक्षा इन द सेंस कि न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना वो काफी जटिल बनाई गई है, जिससे कि यदि कोई इसे हटाना भी चाहे तो जल्दी से नहीं हटा सकता, और हटाने का जो प्रोसेस है वो भी काफी कठिन है। इवन हटाने की जो कारण वो दो हो सकते हैं, या तो ये अपने क्षेत्र के कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य करे, ठीक है, या तो फिर संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान का उल्लंघन करे, तभी आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, पर्याप्त वेतन एवं भत्ता दिया जाता है। आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ बनाया गया है कि भाई पर्याप्त रूप से आर्थिक वेतन भत्ता सबको दिया जाता है, मुफ्त आवास दिया जाता है, और यहाँ तक एक बार बंदा कोई अगर राष्ट्रपति मतलब या जो न्यायाधीश बन गया ना तो उसे एक पेंशन भी दिया जाता है। ठीक है, जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओके, और ये कहा गया भारतीय संविधान ने कि जब ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे, तब इनका जो मतलब ये जो प्रैक्टिस वगैरह है किस चीज की, न्याय करने की, वकालत करने की, ये इनसे छीन ली जाती है। ठीक है, यानी कि अब आपको जरूरत नहीं है इस चीज की। ओके, कार्य प्रणाली के संबंध में प्रावधान, इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसके कार्य प्रणाली के नियमन हेतु नए नियम वो खुद ही बना सकती है। ठीक है, यानी कि न्यायपालिका उसमें जो भी नियम चलेगा वो चाहे तो खुद बना सकती है, लेकिन इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीजें तो सिंपल सिंपल सा था भाई कि जो बातें थी सारी सारी आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे कि राइट दी यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो कौन कौन सी यूनिटरी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो आप यहाँ पे टोटली 8 देख सकते हैं, ABCDEFG। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा अगला। व्हाट वर द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी? कौन कौन से बच्चों आ जाते हैं? सबसे पहले आता है क्वालिफिकेशन। ठीक है, सेकंड है प्रोविजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड सिक्योरिटी ऑफ पोस्ट। तीन आपके ये हो गए। उसके बाद में बाकी के जो यहाँ पे आ जाते हैं कौन कौन से, एडिकेट सैलरी एंड अलाउंस, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिसिंग आफ्टर द रिटायरमेंट एंड प्रोविजन रिगार्डिंग फंक्शनिंग। ठीक है, 53 मिनट हो चुके हैं, अभी हमें 10 मिनट और लगेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रवाद क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, बेसिकली एक क्वेश्चन को ही, एक वर्ड को ही पूरा पूछ लिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रवाद अगर हम बात करें तो सामान्यतः हम राष्ट्रवाद को क्या देख लेते हैं, हम ये देखते हैं कि सामान्यतः राष्ट्रवाद जो है ये जनता की राय में पूछे तो राष्ट्रीय ध्वज का, ठीक है, राष्ट्रीय गान का, देश के प्रति अच्छा व्यवहार रखना, देश के संविधान का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, यही सभी जो है क्या आ जाता है, राष्ट्रवाद आ जाता है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में अपनेपन की भावना, यानी कि जैसे भारत में तकरीबन 135 करोड़ की आबादी है, तो ऐसे में जो लोग भारत में रहते हैं उनके बीच में जो अपनेपन की भावना है उसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक है, एक राजनीतिक सिद्धांत का एक अर्थ होता है राष्ट्रवाद के रूप में, एक राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ होता है जो देश किसी के अधीन नहीं है बल्कि स्वशासन, यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब ये भी होता है कि राष्ट्रवाद मतलब कि वो किसी के अंडर में नहीं है। ठीक है ना, उस पर किसी का शासन नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रवाद स्वयं का एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने की बात करता है, यानी कि राष्ट्रवाद जो है उसका अपना एक खुद का राष्ट्र होता है, खुद का स्वतंत्र देश होता है। ठीक है, राष्ट्र का आत्मनिर्णय का अधिकार होना है, यानी कि राष्ट्रवाद जो जहां पे होगा तो वहां पे राष्ट्र यानी कि देश यानी कि राज्य जो है
वो अपना निर्णय स्वयं ले पाता है। ठीक है ना, तो ये बात है। उसके बाद में देश का स्वयं निर्णय का अधिकार है, देश जो है अपना अधिकार का निर्णय स्वयं ले सकती है। और भी आप इसमें एक दो पॉइंट लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बच्चों कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए किन्हीं दो तरीकों की विवेचना करो। ये प्रश्न बच्चों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के किन्हीं दो तरीकों का वर्णन। ठीक है, दो पूछे गए हैं 6 नंबर में, लेकिन मैं आपको 3 बताऊं। ओके, सबसे पहला तरीका बच्चों हमारे सामने आ जाता है, आप चाहें तो बता सकते हैं सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या है, भूमिका में। ठीक है, सीधा हमने आंसर शुरू किया है, समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, सभी व्यक्ति मनुष्य हैं प्राकृतिक रूप से, तो मनुष्य होने के नाते सभी को कुछ समान अधिकार और समान बर्ताव उनको उनके साथ करना है। ठीक है, इसके तहत सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक अधिकार जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सभी होने चाहिए। ठीक है, इसमें समाज के अन्य सदस्यों के समान अवसरों का उपभोग करने का सामाजिक अधिकार तथा मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल होते हैं। यानी कि ये जो बात आती है, जब हम समान लोगों के प्रति समान बर्ताव के सिद्धांत की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है जो भी लोग हैं वो मनुष्य है, तो मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, कुछ सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, जैसे कि उन्हें जीवन जीने का अधिकार मिले, स्वतंत्रता संपत्ति का अधिकार मिले, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लोगों के साथ में, ठीक है, जो भी लोग समाज में रहते हैं, इनके साथ में वर्ग के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल या लिंग या आर्थिक स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें इस आधार पे मापा जाना चाहिए, इस आधार पे जांचा जाना चाहिए कि उनका काम कैसा है, उनका कार्यकलाप है, ना कि इस आधार पे अरे भाई तो छोटे धर्म का, तो छोटी जाति का, ऐसा नहीं, उसकी योग्यता के आधार पे होना चाहिए सारी बातें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे एक अध्यापक है ये और एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर है, तो ऐसे में जब हम बात करते हैं कौशल एवं मेहनत की, तो कौशल एवं मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है, वो पत्थर तोड़ने वाला कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेहनत आना जो पारिश्रमिक है वो अलग अलग दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि एक ही स्कूल में दो हिंदी टीचर है, एक महिला हिंदी टीचर है, एक पुरुष हिंदी टीचर है, महिला पुरुष हिंदी टीचर दोनों ही 10 से 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं और डेली 4 पीरियड्स लेते हैं, 4 क्लासेस लेते हैं। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में पुरुष को देते हैं 50,000, महिला को देते हैं 45,000, तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि आप इस आधार पे भेदभाव कर रहे हो कि भाई वो लड़की है वो औरत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये होता है समान लोगों के प्रति समान सिद्धांत का, वो जो बात होती है उसका। ठीक है, अब आता है दूसरा वाला, समानुपातिक न्याय। तो समानुपातिक न्याय का क्या मतलब है, ये जो है, ये यहाँ पे ये कहा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ये कहें कि सभी लोगों के साथ में एक जैसा बर्ताव कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार परीक्षा में शामिल लोग जो हैं वो अपना क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और रिजल्ट आता है कि सभी को 80-80 में से 60-60 नंबर मिले, तो ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि आप मान लेते हैं कि आप जो है पढ़ाकू हैं, तो आपने किया है कम से कम 70 नंबर का 80 में से, तो आपको यकीन है कि 60 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप वही देखते हो जब रिजल्ट आता है तो एक वो बंदा था जिसने 80 में से मात्र जो है वो 10 नंबर का पेपर किया, और आपको जहां पे 60 मिलना चाहिए था वहां पे आपको 50 मिल गया, चलो आप सेटिस्फाइड हो। लेकिन जब 80 में से जिसने 10 किया उससे भी 50 मिल गए, तो ये बात तो गलत है भाई। तो यहाँ पे ये जो सिद्धांत है समान बर्ताव का सिद्धांत, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा सिद्धांत आया समानुपातिक न्याय। कैसा न्याय, कि जिस तरह से विद्यार्थियों ने मेहनत करके कार्य कौशल के आधार पे, अपनी बुद्धि के आधार पे जो लिखा है वैसे देना चाहिए। ठीक है, तो समाज में न्याय को स्थापित करने के लिए हमें इन दोनों सिद्धांतों का संतुलन बैठाना जरूरी है। ठीक है, अब किसी कार्य के लिए जब भी हम बात करते हैं ना कि न्याय को और मजबूत करने के लिए, तो जब भी कोई कार्य करता है, ठीक है, तो हमें मेहनत के आधार पे, कौशल के आधार पे, खतरा, इन सभी को ध्यान में रख के अलग अलग पारिश्रमिक देना चाहिए। ठीक है भाई, आगे समझ में। अब बारी आती है तीसरे सिद्धांत की, जो कि है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। ये शायद आप समझ गए होंगे, सिंपल सा, कि जब भी हम पारिश्रमिक का, कर्तव्यों का बंटवारा करें या वितरण करें, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या किसी को इसकी विशेष जरूरत तो नहीं है। जैसे समान बर्ताव का सिद्धांत ये कहता है कि भाई जो भी लोग समाज में रहते हैं सभी को एक जैसा उनको उनको ट्रीट करना चाहिए, लेकिन कई बार हमें ये देखने के लिए कि वो अपने अधिकार को सही से उपयोग कर रहे हैं या नहीं, उनके साथ में थोड़ा अलग बर्ताव करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि विकलांगता वाले लोग हो गए, ठीक है, इनके साथ में थोड़ा अलग बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, और इनको विशेष योग्यता के माना जाना चाहिए, तो ये सारी बात है। ओके।
तो सामाजिक न्याय को स्थापित करने के कई तरीके थे, जिसमें से सबसे पहला तरीका है समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, ठीक। दूसरा तरीका है समानुपातिक न्याय। तीसरा तरीका है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। ठीक है बच्चों। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख लेंगे कि व्हाट इज नेशनलिज्म, ब्रीफली डिस्क्राइब। तो नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लेंगे। और रही बात ब्रीफली डिस्क्राइब करने की, तो ज्यादा बड़ा तो है भी नहीं, टोटल 5 से 6 पॉइंट है बस। ओके, बाकी आपको इसमें लिखने हैं और भी। ओके, डिस्कस एनी टू वे टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस। तो बेसिकली दो हैं, कौन कौन से, सबसे पहला आता है, वैसे 3 है, 2 पूछी गए तो दो ही बोला मैंने, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल पीपल। ठीक है, समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। अब कैसे ये कार्य करता है, तो उस संबंध में आपके सामने ये 3 पॉइंट्स। ओके, एंड देन फिर आता है प्रोपोर्शनल जस्टिस। अब इसका क्या बेसिक सा मीनिंग है, तो उस संबंध में आपको ये 4 पॉइंट पढ़ लेने। ठीक है, एंड जो सबसे लास्ट है स्पेशल नीड्स केयर। तो ये आपके यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, क्योंकि 1 घंटे के अंदर हमने अपना ये पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे कर लिया है सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। अभी इससे पहले की जो वीडियो थी, ठीक है ना, उसमें हमने एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि भारत के संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने का टाइम लगा था। ठीक है, जिस तरीके से अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने की शक्ति किसके पास में होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास में होती है। ठीक है, और भी जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन थे, मैं आपको दिखाता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां था। ठीक है, और जो नॉर्मल क्वेश्चन वो बता देता हूँ। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये प्लेटो थे। ठीक है, कौन सा न्यायालय ऐसा होता है यदि उसने कोई निर्णय जारी कर दिया तो उसके खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, तो वो होता है सैनिक न्यायालय, यानी कि जिसे हम कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है, स्थानीय शासन के समझ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। फिर हमारे यहाँ पे जो है सेक्शन में 2-2 नंबर के प्रश्न आ गए थे कि स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में नेल्सन मंडेला के पिता का नाम बताओ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, बाकी विशेष बात ये रही थी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है कार्यपालिका की जो व्यवस्था थी अध्यक्षात्मक, उसको मैं बताना था। 4 पॉइंट सिंपल सिंपल से बताए थे मैंने। तो मतलब सिंपल सिंपल सा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सभी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके बच्चों उतना आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, और हो सके तो अपने सभी क्लासमेट्स जो हैं, साथ ही आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप तो बना ही होगा क्लास का, तो उसमें आप इसे शेयर कर देना, ताकि जो भी बच्चे ऑनलाइन जैसे हैं व्हाट्सएप ग्रुप खोलें और वीडियो को देख लें, फायदा उठा सके। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना एक प्यारा सा फीडबैक देके जरूर जाना कि जो मैंने आज आपको समझाया है वो समझ में आया नहीं। ठीक है बच्चों, बाकी आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।